गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे प्लेटो के साम्यवाद की। प्लेटो का उद्देश्य एक आदर्श राज्य की स्थापना करना था। न्याय के सिद्धांत पर आधारित जिस आदर्श राज्य की कल्पना प्लेटो ने की है उसे राजनीतिक स्वार्थ और आर्थिक लोभ के दूषित प्रभाव से बचाना भी बहुत जरूरी था। इसलिए प्लेटो ने शिक्षा योजना दी। शिक्षा योजना के रूप में उसने एक ऐसा ढांचा प्रस्तुत किया जिससे संरक्षक वर्गीय समुदाय को नैतिक जीवन व्यतीत करने की ओर उन्मुख किया जा सके। लेकिन फिर भी प्लेटो को इस चीज़ को लेकर भय था कि शिक्षा द्वारा शासक वर्ग में निर्मित किए जाने वाले सुसंस्कार विपरीत पर्यावरण में समाप्त हो सकते हैं। व्यक्ति परिवार और संपत्ति के आकर्षण में फंसकर निजी स्वार्थ को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सामाजिक जीवन के प्रति अपने कर्तव्यों की अवहेलना कर सकता है। इसलिए संरक्षक वर्ग के लिए प्लेटो ने नवीन सामाजिक व्यवस्था की बात की जिसे साम्यवाद कहा गया। ये साम्यवाद दो तरह से था, एक संपत्ति का साम्यवाद था, एक पत्नियों का साम्यवाद था। सामान्य रूप में या जनरली हम देखें तो साम्यवाद होता है कि संपत्ति या फिर ये कहे कि प्राकृतिक संसाधनों पे समुदाय या समाज का नियंत्रण ही साम्यवाद है। तो संपत्ति के साम्यवाद का मतलब है कि संरक्षक वर्ग की न तो कोई अपनी भूमि संपत्ति होगी, न ही उनका अपना कोई पर्सनल परिवार होगा। पूरा राज्य ही उनका परिवार है और पूरा राज्य ही उनकी अपनी निजी संपत्ति है। ध्यान रखना, साम्यवाद केवल संरक्षक वर्ग के लिए है, मतलब सैनिक वर्ग और शासक वर्ग के लिए है। उत्पादक वर्ग के लिए साम्यवाद नहीं है। उत्पादक वर्ग भौतिक वस्तुओं का एकत्रण कर सकता है, परिवार रख सकता है। उत्पादक वर्ग के लिए साम्यवाद की व्यवस्था नहीं है। साम्यवाद का उद्देश्य वर्तमान साम्यवाद की बजाय प्लेटो ने वर्तमान साम्यवाद अगर देखें तो उद्देश्य एक तरीके से आर्थिक है, बल्कि प्लेटो का साम्यवाद राजनीतिक है। उसका उद्देश्य एक ऐसे वातावरण का निर्माण करना है जिसमें शासक वर्ग अपने सार्वजनिक कर्तव्यों को सर्वाधिक श्रेष्ठतापूर्ण तरीके से कर सके। साम्यवाद का उद्देश्य आर्थिक नहीं है, साम्यवाद का उद्देश्य राजनीतिक है। मतलब शासक वर्ग को किसी न किसी तरीके से विरक्त रख सके भौतिक सुख संसाधनों से। जहाँ तक संरक्षक वर्ग का संबंध है, प्लेटो ने उन्हें राज्य कार्य के योग्य बनाने हेतु उनके लिए व्यापक शिक्षा की व्यवस्था करता है। कालांतर में शिक्षा का प्रभाव समाप्त होकर दूषित तत्व उनके मानस में प्रवेश न कर ले, इसलिए संरक्षक वर्ग हेतु साम्यवादी व्यवस्था का निर्देश देता है। मतलब प्लेटो एक ऐसी व्यवस्था करना चाहता है जिसमें शासक वर्ग की न तो कोई व्यक्तिगत संपत्ति होगी, व्यक्तिगत संपत्ति रखना शासक वर्ग के लिए अलाउ नहीं है। तो शासक वर्ग स्वार्थी, लालची, ईर्ष्यालु, प्रतिद्वंदी या हीन भावना नहीं रखेगा और राज्य की एकता और न्याय को हमेशा बनाए रखने की कोशिश करेगा। संपत्ति विषय जो साम्यवाद है उसमें क्या है कि शासक वर्ग का अपना कोई निजी घर नहीं होगा, शासक वर्ग तंबुओं में रहेगा, भौतिक संसाधनों को एकत्रित नहीं कर सकता। शासक वर्ग या जो संरक्षक वर्ग है उसके जो ज़रूरत की आवश्यकताएं हैं उनका पूरा करने की जिम्मेदारी उत्पादक वर्ग की होगी। तो धन अर्जित करने की उसे कोई आवश्यकता नहीं होगी। राज्य द्वारा उनके रहने, खाने, कपड़े की व्यवस्था की जाएगी और वो अपना कार्य, जैसे चाहे सैन्य कार्य करना हो चाहे शासन कार्य करना हो, पूर्ण श्रेष्ठता से कर सके। ये है संपत्ति विषयक साम्यवाद। प्लेटो के संपत्ति विषयक साम्यवाद की कुछ विशेषताएं देखते हैं।
पहले कि ये साम्यवाद नागरिकों के लिए नहीं है, सिर्फ संरक्षक वर्ग के लिए, जिसमें शासक और सैनिक वर्ग आता है। दूसरा, इसका उद्देश्य राजनीतिक है, आर्थिक नहीं, जबकि आधुनिक साम्यवाद का उद्देश्य आर्थिक विषमता को दूर करना है। प्लेटो का साम्यवाद भोग का नहीं वरन त्याग का मार्ग है। ये समाज के शासक वर्ग को ऐसी परिस्थितियाँ उपलब्ध करवाता है, ऐसा चारित्रिक लेवल उनका सेट करता है जिसके माध्यम से वो भौतिक सुख सुविधाओं का त्याग करने के बारे में सोचते हैं। संपत्ति विषय साम्यवाद के पक्ष में तर्क देखते हैं। पहला, इसके लिए तर्क दिया जाता है मनोवैज्ञानिक आधार से। ये ठीक बताते हैं, प्लेटो द्वारा मनोवैज्ञानिक आधार से ठीक बताया गया है, इसलिए क्योंकि सैनिक वर्ग के लिए अपने कर्तव्य पालन के लिए आर्थिक वृत्तियों का त्याग किया जाना आवश्यक है, क्योंकि यदि वह ऐसा नहीं करेंगे तो उनमें विवेक एवं शौर्य के स्थान पर ईर्ष्या या तृष्णा का तत्व प्रबल हो जाएगा और वो धन संपत्ति इकट्ठा करने में लग जाएंगे। अगर धन संपत्ति इकट्ठा करने में लग जाएंगे तो वो लालची हो जाएंगे, स्वार्थी हो जाएंगे, ईर्ष्यालु हो जाएंगे, प्रतिद्वंदी हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में वो अपना कार्य अच्छे से नहीं कर पाएंगे। दार्शनिक आधार इसके लिए क्या दिया जाता है कि जिन्हें शासन जैसा महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया है, उन्हें ऐसे सभी सांसारिक तत्वों से बचकर रहना चाहिए जो शासन कार्य में बाधा डालते हैं। धन एक ऐसा तत्व है जो संरक्षक वर्ग को इससे अलग रखा जाना चाहिए। वर्तमान में सोच के देखो इस बात को कि जो अपना शासक वर्ग है, उन शासक वर्ग को भौतिक सुख सुविधाओं या धन संपत्ति से अलग रखा जाए। मतलब अपने जो राजनेता है वो धन इकट्ठा नहीं कर सकते, वो अपनी कोई संपत्ति अर्जित नहीं कर सकते। तो सोचो ऐसी स्थिति में चुनाव कौन लड़ना चाहेगा? ऐसे तो जनरली तो टिकटों के लिए, चुनाव लड़ने के लिए, एमएलए एमपी बनने के लिए कितनी मारामारी रहती है, क्योंकि ये एक तरीके से उनके लिए जीवन भर लाभ अर्जित करने वाला पोस्ट होती है। लेकिन अगर ऐसी व्यवस्था कर दी जाए कि वो धन इकट्ठा नहीं कर सकते, वो पैसा इकट्ठा नहीं कर सकते, वो ज़मीन नहीं खरीद सकते, वो फैक्ट्रियाँ नहीं ले सकते, वो कोई भी वो संसाधन का उपभोग नहीं कर सकते जिनसे मनी क्रिएट होती हो। अगला, इसका नैतिक आधार दिया जाता है। नैतिक आधार में प्लेटो की मान्यता थी कि जिस संपूर्ण जीवन की कामना एवं लालसा किसी व्यक्ति की होनी चाहिए, उस संपूर्ण जीवन की प्राप्ति केवल तभी हो सकती है जबकि व्यक्ति समष्टि के एक अंग के रूप में अपने अस्तित्व को स्वीकार करे और अपने योग्य स्थान तथा कार्य क्षेत्र का निर्धारण करके अपने कर्तव्यों का अत्यंत निष्ठा के साथ पालन करे। इस प्रकार वो जीवन को अनुशासित कर सकता है साम्यवाद के माध्यम से, संपत्ति विषय को और पारिवारिक साम्यवाद के माध्यम से। इसका एक जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है वो है इसका व्यावहारिक पक्ष। संपत्ति विषयक साम्यवाद को वह इसलिए आवश्यक मानता था कि राज्य की राजनीतिक शक्ति तथा आर्थिक शक्ति का एक ही हाथों में आ जाना किसी भी प्रकार वांछनीय नहीं है। भी राजनीति इतनी भ्रष्ट बनी हुई है तो उसका कारण यही है कि आर्थिक शक्ति और राजनीतिक शक्ति एक ही हाथ में है। संपत्ति विषयक साम्यवाद की आलोचना देखते हैं। जो और इस साम्यवाद की उससे पहले परिवार विषयक साम्यवाद देख लेते हैं, फिर आलोचना देखते हैं। अरस्तु का प्लेटो का परिवार विषयक साम्यवाद था कि जो संरक्षक वर्ग है उनका अपना कोई निजी परिवार नहीं होगा, क्योंकि मानना था प्लेटो का कि विश्व के उन कुछ दार्शनिकों में से, या ये कहे कि कुछ लोगों में से थे जिन्होंने राजनीतिक जीवन में स्त्रियों को भी समुचित स्थान दिया था, स्त्रियों को भी पुरुषों के बराबर स्थान दिया था। तो प्लेटो का ये मानना था कि परिवार
आदमी को, व्यक्ति को भ्रष्ट करने के लिए लालायित करता है। कैसे करता है कि परिवार जब किसी व्यक्ति के पत्नी बच्चे पेरेंट्स हो तो वो उनके लिए धन इकट्ठा करने की सोचता है, वो लालच पैदा करता है अपने मन में, ताकि वो अपने परिवार के लिए अच्छी से अच्छी सुविधाएं उपलब्ध करवा सके। इसलिए प्लेटो ने संरक्षक वर्ग के मन में ये स्थिति नहीं है, इसलिए प्लेटो ने परिवार विषयक साम्यवाद की संकल्पना दी थी। परिवार विषयक साम्यवाद में जो संरक्षक वर्ग है, सैनिक वर्ग और शासक वर्ग, इन दोनों का ही अपना कोई निजी परिवार नहीं होगा। इनकी कोई पत्नियां नहीं होगी, निजी अपने इनके कोई बच्चे नहीं होंगे। जो बच्चे हैं वो सारे राज्य के बच्चे हैं, राष्ट्र के बच्चे हैं, उनका पालन पोषण राज्य द्वारा किया जाएगा। जो पत्नियां हैं वो सबकी पत्नियां हैं। एक निश्चित एज के बाद में पुरुषों का और महिलाओं का राज्य के संरक्षण में मिलान किया जाएगा, जिससे जो संतति उत्पन्न होगी वो संतति भी श्रेष्ठ होगी, क्योंकि श्रेष्ठ लोगों के मिलान से उत्पन्न होने वाली आगे की पीढ़ियाँ भी श्रेष्ठ होगी। मतलब जिस प्रकार से संरक्षक वर्ग की अपनी कोई निजी संपत्ति नहीं होगी, उसी तरह संरक्षक वर्ग की अपनी कोई पर्सनल पत्नियाँ नहीं होगी, पर्सनल बच्चे नहीं होंगे। अब देखते हैं साम्यवाद की आलोचना। जो अरस्तु भी साम्यवाद का एक बहुत बड़ा आलोचक था, अरस्तु ने भी की थी। अरस्तु के अलावा अन्य विचारकों या सामान्य भी साम्यवाद की आलोचना देखते हैं। अरस्तु निजी संपत्ति को स्वीकार करता है और अरस्तु मानता है कि संपत्ति के बिना नैतिकता का विकास नहीं हो सकता। संपत्ति के बिना नैतिकता का विकास नहीं हो सकता। मानव को में मनुष्यता को बनाए रखने के लिए एक साधन की आवश्यकता होती है, जो संपत्ति है, जिसकी साझेदारी सबसे कठिन है। अरस्तु ने कहा था कि सभी चीज़ों की साझेदारी कठिन है और उसमें भी पत्नियों की और संपत्ति की साझेदारी तो बहुत ही कठिन है। अरस्तु का मानना था कि प्लेटो ने एकता को समरूपता समझ लिया और एकता बनाने के लिए विविधता को हटा दिया और परिवार का साम्यवाद दिया, और अरस्तु के अनुसार विविधता में एकता है। इसकी अरस्तु के अलावा भी कई लोग आलोचना करते हैं कि जैसे प्लेटो का साम्यवाद समाज की वेदी पर व्यक्ति को बलि चढ़ा दिया, क्योंकि समाज के लिए या राज्य के लिए व्यक्ति संपत्ति नहीं रख सकता, पत्नी नहीं रख सकता, परिवार नहीं रख सकता। और ये वैसे देखें तो और सामान्य जो अनुभव है व्यक्ति या जिंदगी के जो सामान्य अनुभव है, ये उसके भी खिलाफ बैठता है। अरस्तु के अनुसार प्लेटो का साम्यवाद आध्यात्मिक बुराइयों का भौतिक निदान है। आध्यात्मिक बुराइयों का भौतिक निदान इसलिए है क्योंकि भौतिक साधनों के प्लेटो का ये मानना था कि मनुष्य को डिस्टर्ब करने वाले साधन भौतिक है, जबकि वास्तविक रूप से ऐसा नहीं। मनुष्य की प्रवृत्ति है कि वो संपत्ति की तरफ आकर्षित होता है, वो अपने परिवार के लिए उत्कृष्ट करना चाहता है, वो परिवार की तरफ आकर्षित होता है। मनुष्य में स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वह अपनी निजी संपत्ति रखना चाहता है, उसमें गर्व और गौरव का अनुभव भी करता है, उसे बढ़ाने में दिन रात मेहनत करता है। किसी वस्तु को मनुष्य अपना समझने में जो मनुष्य को आनंद मिलता है, प्लेटो ने साम्यवाद के माध्यम से उस आनंद को समाप्त करने की कोशिश की है। दूसरा कि प्लेटो का साम्यवाद उत्पादक वर्ग पर लागू नहीं होता, जिसकी संख्या समस्त जनसंख्या की आधे से भी अधिक है। मतलब जो प्लेटो का साम्यवाद है वो अर्ध साम्यवाद है, क्योंकि समाज के हर भाग पर या जो समाज का बड़ा भाग है उत्पादक वर्ग, जिसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, उस पर प्लेटो का साम्यवाद लागू नहीं हो रहा। प्लेटो राज्य की एकता बनाए रखने के लिए व्यक्तिगत संपत्ति का अंत करना चाहता है, किंतु ये एकता उपयुक्त शिक्षा द्वारा भी स्थापित की जा सकती है। प्लेटो ने जो साम्यवाद दिया, जो संपत्ति विषय किया, जो स्पेशली जो परिवार का साम्यवाद दिया है, उससे सबसे बड़ा नुकसान जो होता है वो शायद ये है
कि परिवार में बच्चा कई मानवीय गुण सीखता है। जैसे परिवार में दया सीखता है, उदारता सीखता है। परिवार में बच्चे में कई मूल्य डेवलप होते हैं, सद्भावना सीखता है। लेकिन प्लेटो ने जो साम्यवाद की भावनाओं से जो परिवारवादी साम्यवाद की बात की है, उससे बच्चे में गांव और परिवार से जो मूल्य निर्मित होते हैं वो मूल्य निर्मित नहीं हो सकते। जैसे एकता, नैतिकता, सद्भावना का विकास, ये सब चीज़ें परिवार में बनती है। लेकिन परिवार का साम्यवाद होने पे बच्चे में ये सारी चीज़ें या नागरिकों में इन चीज़ों का अभाव हो जाएगा। धन्यवाद।